देखो तो स्क्रीन शेयर हुआ है और रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग आज जो है इसमें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। मतलब नॉर्मली हम लोग तो एस कर रहे हैं सैटरडे वाले क्लास में, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक हम लोग करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर इन लोग के मैट वाला ही ले रखा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि चैप्टर 14 है तुम लोग का। ये वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हेडिंग कर लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्टेड है, मतलब कुछ भी चीज बना हुआ है, अगर हम लोग उसको फिर से मतलब रेडी कर रहे हैं तो हम लोग उसे रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। मतलब ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है लेकिन उसको फिर से मतलब बना रहे हैं, तो ये रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन इंटरनली। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसका होगा? कंपनी का होगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक जो है कंपनी पे बेस्ड है। हम लोग को पता है कि बिजनेस का जो मेथड है वो हम लोग का नॉर्मली कितने तरीके का होता है। ये देखो, बिजनेस हम लोग का मेनली 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अकेले अकेले कर सकते हैं जिसे बोला जाता है इंडिविजुअल, और पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, यानी मिनिमम 2 होना चाहिए, और कंपनी बना के भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 3 तरीके का हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी अगर खुद को फिर से, मतलब ऑलरेडी वो कंपनी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से वो खुद को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है, कंस्ट्रक्टेड कंपनी खुद को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है, तो हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंपनी को कॉर्पोरेट बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं? कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कंपनी का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो कितने तरीके का हो सकता है, ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं तुम लोग को। ये देखो कितने तरीके का रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन हम लोग का जो है इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेन हम लोग का टॉपिक जो यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन कितने तरीके का होता है वो हम तुम लोग को जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए बता देते हैं। यहाँ पर देखो, कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी अपने आप को कितने तरीके से रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। एक हो सकता है इंटरनल तरीके से, ठीक है, जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा जो है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। बताते हैं ये भी क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा, इसके बाद हम लोग का मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेशन। मर्जर, डीमर्जर और एमलगमेशन। देखो, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी कितने तरीके से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है, तो मैंने इसमें तुम लोग को बताया, देखो इंटरनल तरीके से कर सकती है। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक मिनट, ये ओपन बोर्ड काम नहीं कर रहा है, रुको एक सेकंड। ये देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें क्या होता है, देखो इसको भी रिकंस्ट्रक्शन इसीलिए बोला जाता है। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब ये होता है, कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है कि अगर अलग अलग 3-4 चीज है उसे ऐड करने को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेट। मतलब बोलते हैं ना समरी में बोलो, ठीक है, तो समरी जैसे मान लो कि
कंसोलिडेटेड कब होता है? कंपनी लॉ जब तुम लोग पढ़ रहे हो या पढ़ोगे तो वहां पर देखो हम लोग को अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी पढ़ने को मिलता है, जिसमें एक होता है होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी। एक होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का जो है कंसेप्ट तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। होल्डिंग सब्सिडियरी का क्या होता है? जैसे अगर एक कंपनी ए है, ठीक है, वो अगर दूसरे कंपनी बी का 50% से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 50% अगर शेयर होल्ड कर लेती है, ठीक है, तो ये मान लो ए कंपनी बी कंपनी का जितना भी शेयर है उसका 50% से ज्यादा होल्ड कर रही है, तो ए कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, बी कंपनी को बोलेंगे इसका सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, ये तुम लोग को पता होगा, या फिर अब नहीं पता है तो अभी देखो मैंने बता दिया, यही होता है। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडियरी। अच्छा, अब एक कंपनी का बहुत सारा सब्सिडियरी कंपनी हो सकता है, मतलब ए का सिर्फ बी ही एक सब्सिडियरी कंपनी होगा ऐसा बात नहीं है। कोई भी एक कंपनी मोर देन वन सब्सिडियरी, बहुत सारा सब्सिडियरी कंपनी को बना सकते हैं। अगर उसके पास इतना पैसा है कि दूसरे कंपनी का शेयर खरीद रही है, वो भी 50% से ज्यादा, तो ए जो है जिसका भी 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करेगी वो सब्सिडियरी कंपनी होगा ए का, और ए उसका होल्डिंग कंपनी होगा। ऐसे मान लो ए का 3-4 सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे मैंने एग्जांपल में दे दिया बी, सी और डी। ठीक है, अब क्या होगा, जब एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, जब ईयर एंड होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो क्या होगा, ए को क्या करना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है हमारे अकाउंट्स में, ए को क्या करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो बनाएगा ही, साथ ही साथ इन लोगों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी ऐड करके, मतलब अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी का, डी का, सी का और खुद का, ठीक है, मतलब ए का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ए, क्योंकि ए क्या करता है, ए बी का 50% शेयर होल्ड करने का मतलब होता है, मेन बात ये है कि बी के बिजनेस का कंट्रोलिंग ए के पास आ जाता है। ठीक है, बस शेयर होल्ड कर रहा है, मतलब शेयर होल्ड करने का मतलब क्या होगा, अगर कोई 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करेगा तो ए के पास ये ऑथोरिटी आ जाएगा कि वो बी के बिजनेस को कंट्रोल कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, तो ऐसे यही रिलेशन को हम लोग होल्डिंग सब्सिडियरी बोलते हैं। अब रूल्स ये है कि जब भी कोई कंपनी होल्डिंग है और उसका बहुत सारा सब्सिडियरी कंपनी है या एक सब्सिडियरी कंपनी है, अगर कोई भी सब्सिडियरी कंपनी है उसका एक हो या एक से ज्यादा हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसमें अपने सब्सिडियरी का भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसे ऐड करना पड़ेगा दिखाने के लिए। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक ही जगह पे ए का, बी का, सी का और डी का, एग्जांपल के तौर पे ए को बी, सी, डी का भी डिटेल्स अपने बैलेंस शीट में, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ बैलेंस शीट क्यों, हर एक जगह पे हमें उसे दिखाना पड़ेगा, पीएल से लेके हर एक चीज में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब तो ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब होता है ना। तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का रिलेशन है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है कि ए को क्या करना है, अपने ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इसीलिए बोला जाता है कि इसमें सिर्फ बैलेंस शीट बनता है, नहीं, टॉपिक का नाम ऐसे है, कंसोलिडेटेड एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ए को क्या करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने सब्सिडियरी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐड ऑन करके रेडी करके दिखाना पड़ेगा, मतलब वो होगा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर ए का, बी का, सी का, डी का, सभी का डिटेल्स दिखेगा। वो कैसे होता है, वो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो वो टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे करके होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हो गया रिकंस्ट्रक्शन। मतलब क्या हुआ, एक तरीके का, मतलब देखो बी, सी, डी सब अलग अलग थे लेकिन सबको मिला के काम हुआ। ठीक है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन हुआ। मर्जर में क्या हो सकता है, कोई भी दो कंपनी जो है कोई भी दो कंपनी मिलके जो है काम कर सकती है, इसे हम लोग बोलते हैं मर्जर। ठीक है, कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिल गया, ठीक है, जैसे ए प्लस बी, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, ये दोनों मिलके काम करेंगे, यानी मर्जर हो गया। डी मर्जर का मतलब ए प्लस बी पहले एक साथ थे, अब दोनों स्प्लिट हो जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, डी मर्जर का मतलब है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन एक साथ था, अभी ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग हो गया है, तो वो डी मर्जर हो जाएगा। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, एमलगमेशन का मतलब भी होता है, एमलगमेशन वन टाइप ऑफ मर्जर ही है। ठीक है, लेकिन
एमलगमेशन में क्या होता है कि जब दो कंपनी मिलता है तो एक नया ही कंपनी बन जाता है। दो कंपनी मर्ज होकर एक नया कंपनी मिलेगा तो उसे एमलगमेशन बोलते हैं। लेकिन मर्जर में ऐसा जरूरी नहीं है कि दो कंपनी मिलके एक नया कंपनी ही मिले, ठीक है। जैसे मर्जर में जो है HDFC बैंक और HDFC जो होम लोन है वो रिसेंटली जो है दोनों मर्ज हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोई नया कंपनी नहीं बना है, मतलब कुछ नया अलग उन्होंने नाम नहीं दिया है, ये मर्जर होता है, ठीक है। ये सब अभी हमारा डिस्कशन पॉइंट उतना है नहीं क्योंकि मैंने लिखवाया तो एक बार बता दिया, ये जब हम लोग आएगा तो हम बताएंगे। अभी हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो वही हमारे लिए मेन है, ठीक है। तो कितने तरीके से रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब ऑलरेडी बना बनाया कंपनी कैसे अपने आप को जो है फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी है वो अपने सब्सिडियरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने साथ ऐड ऑन करके अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करेगी। मर्जर यानी जैसे मैंने अभी बोला HDFC बैंक और HDFC जो होम लोन है वो दोनों मिलके जो है काम कर रहे हैं, तो ये हो गया मर्जर, दो ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, ठीक है। डीमर्जर का मतलब है जब स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। जब स्प्लिट हो जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ पहले एड ऑन था, अगर स्प्लिट हो जाता है तो डीमर्जर। एमलगमेशन का मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन जाना, ठीक है। तो एमलगमेशन भी है हमारे मतलब कोर्स में, तो वो भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जरूरत क्यों होता है वो सबसे पहले देखते हैं कि हमें किसी कंपनी को अंदर से रिकंस्ट्रक्ट करने का जरूरत क्या है। तो देखो अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस अगर लॉस मेकिंग है, ठीक है, कंटिन्यूअस अगर लॉस मेकिंग है, जैसे कि मान लो कंपनी का लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी का हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लेकिन लॉस ही लॉस होते जा रहा है। मान लो फर्स्ट ईयर लॉस हुआ 20 लाख, ठीक है, तो उसके बाद फिर से लॉस हो गया 15 लाख, फिर मान लो लॉस हो गया 25 लाख, फिर मान लो लॉस हो गया 10 लाख, फिर मान लो हो गया 30 लाख, मतलब लॉस ही लॉस, मतलब खराब परफॉर्मेंस, खराब मतलब बहुत ही खराब, लॉस होते ही जा रहा है, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट होने से हम लोग उसे ऐड करते हैं, जैसे मान लो कि 100 रुपए से एक, जैसे मान लो नॉर्मली 100 रुपए से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, सेल करके हम लोगों ने 50 रुपीज प्रॉफिट कमा लिया, तो अभी हम लोग बोलेंगे हम लोग के पास कितना है 150 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोग का कैपिटल था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, करके हम लोगों ने बोला कि अभी हमारे पास कैपिटल है 150 रुपीज, ठीक है। तो जैसे कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, अगर लॉस होगा तो लॉस को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते जाते हैं, कोई भी चीज को अगर हम लोग जो है लगातार ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या लेस हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट करना, ठीक है, मतलब जमा करना। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को हमारे कैपिटल में ऐड करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं। उसी तरीके से अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा लॉस का, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ लॉस। अगर कंटिन्यूअसली लॉस होगा तो प्रॉफिट के जगह हमें लॉस को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, और अगर ऐसे ही लॉस होता जाएगा तो क्या कंडीशन होगा पता है, अगर किसी बिजनेस का लॉस ही लॉस एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसे अपने बिजनेस को करना पड़ेगा बंद। दो ऑप्शन है, या तो बंद करना पड़ेगा जिसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं लिक्विडेशन, ठीक है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं लिक्विडेशन, लिक्विडेट हो जाना। और अगर एक्यूमुलेशन ऑफ लॉस होते जा रहा है और क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। जैसे अगर हम लोग किसी चीज को नहीं कर पा रहे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो उस चीज को छोड़ ही दो, मत करो, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे फिर से दोबारा से सोच के कि क्या हमसे गलती हो रहा है, कैसे करके उसे ठीक करें, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ना कंपनी के पास वैसा ही हालत है, अगर बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है कंपनी तो दो ही ऑप्शन, या तो बंद कर दो, कंपनी नहीं चला पा रहे हो क्योंकि इतना लॉस हो रहा है, और अगर बंद नहीं करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अकाउंट्स में एक दूसरा ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हमें दिया गया है कि फिर से अपने कंपनी को बनाओ, ठीक है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करो, एक बार तो बना चुके हो लेकिन फिर से उसे बनाओ, ये बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर
जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें कैसे करके रिकंस्ट्रक्शन करना है। देखो क्लोज्ड वाला हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी एक टॉपिक होता है कि कंपनी अगर बंद हो रही है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो भी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन वाला ही पढ़ रहे हैं। अगर कंपनी लॉस पे लॉस मेक करे जा रही है लेकिन वो खुद को बंद नहीं करना चाहती है तो वो खुद को क्या कर सकती है, रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। ठीक है, अब रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखो कोई कंपनी जब हम लॉस मेकिंग होते जा रही है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन लोगों का आता है पता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है शेयर होल्डर्स का। ठीक है, और किसका आ सकता है, शेयर होल्डर्स का इंपैक्ट आता है, और आता है सप्लायर का। ठीक है, सप्लायर का, क्योंकि शेयर होल्डर को क्यों इंपैक्ट आता है, शेयर होल्डर कौन है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था। देखो जब हम लोग इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं तो खुद से पैसा लेके आते हैं, या तो किसी रिलेटिव से ले सकते हो, या अपना पैसा हो सकता है, या पेरेंट्स से ले सकते हो, या किसी बैंक से लोन ले सकते हो। पार्टनरशिप में भी वैसे ही होता है, पार्टनर लोग बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, क्योंकि कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है तो उसके पास उतना पैसा, मतलब पैसा जो है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि कंपनी छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं लाती, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाती है तो ही कंपनी है। तो कंपनी का मतलब क्या है कि पब्लिक का पैसा मांगना। ठीक है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पब्लिक को जाके बोलती है कि देखो मेरा ऐसा प्रोजेक्ट है, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, बदले में हम आपको क्या देंगे, मेरे बिजनेस का हिस्सेदार बनाएंगे। इसीलिए इनको बोला जाता है शेयर होल्डर। जो इन कंपनियों में पैसा लगाएगी, जो भी कंपनी बोल रहा है तो उसको बोला जाता है शेयर होल्डर। ठीक है, अब कैसे पैसा लगा सकती है, हमारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, नया कंपनी है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रहा है, जो कि तुम लोग एएस में भी कल टर्म सुन रहे थे। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक ऑफर कर रहा है, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, बदले में आपको क्या देंगे, हमारे कंपनी का हिस्सेदार बनाएंगे, यानी शेयर होल्डर बनाएंगे। ठीक है, अब कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने कंपनी में पैसा दिया है। ठीक है, तो अगर कंपनी बंद होगा तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर का तो लॉस है, सप्लायर का भी लॉस होगा। सप्लायर मतलब जिससे कंपनी जो है सब मतलब प्रोडक्ट वगैरह परचेस कर रही है, जो भी परचेस कर रही है, मतलब क्रेडिटर बेसिकली। अब क्या होगा, अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनी इतना लॉस मेकिंग है तो कहां से पैसा देगी, दे नहीं सकती है। ठीक है, तो सप्लायर इंपैक्टफुल होगा। और कौन इंपैक्टफुल होगा, डेप्ट प्रोवाइडर। डेप्ट का मतलब होता है जिन्होंने ऐसे कंपनी को लोन दे रखा है, उनका भी लॉस है, उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, लोन का अमाउंट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और किनको लॉस हो सकता है, इम्प्लॉइज को। ठीक है, इम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं ऐसे कंपनी में, उनका लॉस है, क्योंकि कंपनी का अगर इतना लॉस है तो कंपनी क्या करेगी, उनका सैलरी वगैरह नहीं दे पा रही होगी, इतना लॉस है तो कहां से सैलरी देगी, तो इम्प्लॉइज का भी लॉस हो जाएगा। और किसका लॉस हो सकता है, देखो गवर्नमेंट का। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपनी अगर इतना ज्यादा लॉस मेकिंग है तो उसमें क्या होगा, कंपनी लॉस ही लॉस करेगी तो उनको टैक्स कैसे देगी। ठीक है, प्रॉफिट होने पे टैक्स देना पड़ता है ना, लॉस होने पे नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है और लॉस पे लॉस किए जा रहा है तो गवर्नमेंट भी उससे टैक्स वगैरह नहीं कलेक्ट कर पा रही है, तो गवर्नमेंट का भी लॉस है। अच्छा, और किसका लॉस है, जैसे कि देखो कस्टमर का। ठीक है, कस्टमर का भी लॉस होता है, क्योंकि कस्टमर जो है कंपनी के साथ रिलेट हो जाती है, तो उसके बाद अगर कंपनी का ऐसा कंडीशन है तो कस्टमर का भी जो है फेथ टूट जाता है, तो कस्टमर का भी लॉस होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो और किसका इंपैक्ट हो सकता है, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब है जिनको इस कंपनी को पेमेंट करना है। जैसे सप्लायर मतलब तो नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट ये परचेस करते हैं या रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, वो सब चीज जो भी दे रहे हैं वो सप्लायर। क्रेडिटर का मतलब है जिनको भी इन्हें पेमेंट करना है, मतलब कंपनी का जिनके ऊपर ऑब्लिगेशंस है, कुछ पेमेंट वगैरह करना है, उनका पेमेंट भी नहीं कर पा रही होगी, ऑब्वियस सा बात है, नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि कंपनी के पास जब पैसा ही नहीं है, लॉस ही लॉस है, तो कंपनी कैसे पेमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी हम लोग का ऐसे एक्यूमुलेशन ऑफ लॉस होता जाएगा तो इन सारे लोगों का जो है इम्पैक्ट आता है। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, हाँ बहुत सारे लोग और भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये जस्ट मैंने तुम लोग को लिस्ट दिया है कि कौन कौन इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, जिसमें अच्छा इन सबको मिला के क्या बोला जाता है पता है, इन सबको बोला जाता है स्टेक होल्डर। ठीक है, इन सबको बोला जाता है स्टेक होल्डर, इन सबको बोला जाता है स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर का मतलब है
जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेती है जो इम्पैक्टफुल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कंपनी के ऊपर जो भी डिपेंड होते हैं उन्हें हम लोग बोल सकते हैं स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर का भी इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। जैसे देखो ये सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये देखो सप्लायर हो गया, यहाँ पर क्रेडिटर हो गया, अच्छा, और शेयर होल्डर हो गया, ठीक है, सप्लायर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, ठीक है, डेब्ट प्रोवाइडर, ठीक है, डेब्ट प्रोवाइडर, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो गए हम लोग के एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, क्योंकि ये सब बाहर वाले हैं, ठीक है, एक्सटर्नल शेयर स्टेक होल्डर। अच्छा, अब इंटरनल स्टेक होल्डर में मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें हमें दिख रहा है इम्प्लॉइज, ठीक है, इम्प्लॉइज, इम्प्लॉइज के साथ तुम लोग चाहो, इम्प्लॉइज क्यों लिख रहा है, इसको लिखो इंटरनल स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर, ठीक है। एम्प्लॉइज के अलावा और क्या हो सकता है, एम्प्लॉइज के अलावा मैनेजर हो सकता है, ठीक है, चाहो तो तुम लोग मैनेजर भी लिख सकते हो। ये जस्ट कुछ एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है, ये कुछ मतलब एकदम यही वाला लिस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। नॉर्मली ये सब लोगों को स्टेक होल्डर बोलेंगे। स्टेक होल्डर का मतलब ही वही है जो कि कंपनी का कोई भी डिसीजन होता है जिनको इम्पैक्ट आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर, ठीक है। कस्टमर को भी तुम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल में ऐड करो, कस्टमर को भी एक्सटर्नल में ऐड करो। अच्छा, अब देखो जब भी कंपनी का ऐसा लॉस होगा और कंपनी खुद को रिकंस्ट्रक्ट करने जाएगी तो कंपनी को इनसे मीटिंग पहले करना पड़ेगा, ठीक है, इनसे पूछना पड़ेगा, मतलब इनको बताना पड़ेगा, तो इनको दिख ही रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कंपनी का हालत ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी अगर डिसीजन ले रही है कि हम लोग बिजनेस बंद नहीं करके बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग कंपनी को फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो कंपनी को सारे स्टेक होल्डर से, यानी जो भी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सभी स्टेक होल्डर को जो है मीटिंग करके बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा मीटिंग, ठीक है, मीटिंग विद स्टेक होल्डर, मीटिंग विद स्टेक होल्डर, ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ठीक है, हर तरीके के स्टेक होल्डर के साथ कंपनी को मीटिंग करना पड़ेगा और उसके बाद कंपनी जो है डिसीजन ले सकती है, डिसीजन ले सकती है, डिसीजन अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और इसका और एक नाम भी है, दो नाम है, और इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, इंटरनल रीऑर्गेनाइज लिख दो, और इंटरनल रीस्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कंपनी अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डिसीजन ले सकती है कि वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है कि नहीं। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग और भी 3 लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रीऑर्गेनाइज और इंटरनल रीस्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इनसे मीटिंग करके फायदा क्या होगा, देखो इनसे मीटिंग करके इनको क्या बोलेगी कंपनी, इनको बोलेगी कि कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो सप्लायर्स को कंपनी को देना है 700 करोड़, एग्जांपल के तौर पे देखो, सप्लायर्स जो है जिन्होंने कुछ ना कुछ सप्लाई किया है और उसके बदले कंपनी उनको पेमेंट करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ है कि कंपनी का ऐसा हालत है कंपनी पेमेंट नहीं कर सकती। कंपनी को कितना पेमेंट करना था, एग्जांपल के तौर पे सोचो 700 करोड़ पेमेंट करना था, ठीक है। अब कंपनी इनसे क्या रिक्वेस्ट कर रही है, कंपनी बोल रही है देखो मेरा तो ये हालत है, ठीक है, मेरे पास उतना पैसा वैसा है नहीं कि हम पेमेंट करें आपको, आप अगर मुझे थोड़ा छूट दे देते हो, मतलब आप अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे कि आप 700 करोड़ के जगह अगर मेरे से 350 करोड़ ही लोगे और 350 करोड़ का मुझे जो है ग्रेस दे दोगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं छूट देना, ठीक है, 50% वेव्ड कर दो। वेव्ड का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, भूल जाओ कि आपको मुझसे 700 करोड़ मिलेगा, आप इतना ही याद रखो आपको मुझे 350 करोड़ देना है। अब सप्लायर बोलेगा हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, अब सोचो सप्लायर को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, कैसे लॉजिक है,
क्योंकि अगर कंपनी बंद हो जाएगी और कंपनी का इतना ह्यूज लॉस मेकिंग है तो क्या होगा, कोर्ट में केस जाएगा। सप्लायर अगर कोर्ट में केस लेके जाता भी है तो कंपनी बोलेगा देखो मेरा तो ये हालत है, तो फिर कंपनी को क्या कर, मतलब इसको क्या बोलेगा, मतलब ये बोलेगा कि ये कंपनी तो पे नहीं कर सकती, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए होता है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये कंपनी इंसॉल्वेंट मतलब अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पर्सन मान लो उसका बहुत मार्केट में ऑब्लिगेशंस हो गया है लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, एसेट वगैरह जो भी था बेच बाच के पैसा देने के बाद भी लोगों का पैसा नहीं दे पा रहा, तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, और इससे क्या होता है, उसको पेमेंट तो फ्यूचर में नहीं करना पड़ेगा किसी को अगर बाकी है तो, लेकिन क्या होगा ना, उसके साथ आगे जाके कोई किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इंसॉल्वेंट पर्सन को कोई लोन नहीं देगा, इंसॉल्वेंट पर्सन को कोई उधार नहीं देगा, नॉर्मल लोग भी नहीं देना चाहेंगे। वैसे ही अगर कंपनी का ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो कोर्ट बोलेगा भाई कंपनी तो दे नहीं सकती, अब क्या करे, आपका लॉस है। ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता है ना। लेकिन देखो अगर सप्लायर को जो प्रपोजल दे रहा है कंपनी कि आपका देखो अगर मेरा कंपनी बंद हो जाएगा तो आपका तो 700 करोड़ का लॉस है। ठीक है, अब एक सप्लायर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो सबको बुला के मीटिंग में बोला जा रहा है जिनको जो भी मिलेगा, मुझे तो 700 करोड़ देना है, लेकिन अगर हम सात मेरा कंपनी बंद हो जाता है तो 700 करोड़ का एक पैसा भी हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि मुझे देना ही नहीं है जब मेरा कंपनी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे आगे बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, कंपनी बोल रही है आप लोग मुझे हेल्प करो, आप लोग मुझे थोड़ा सा छूट दे दो कि हम 350 करोड़ देंगे तो आप लोग मान जाओ। इससे क्या होगा, आपका जहां 700 करोड़ का लॉस होने वाला था वहां सिर्फ 350 करोड़ का होगा और मुझे 350 करोड़ पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कॉम्प्रोमाइज करने बोल रही कि थोड़ा सा हेल्प कर दो ना, आपको अगर इतना मिलेगा आप मुझे थोड़ा सा छूट दे दो। ठीक है, इससे कंपनी क्या कर रही है, अपना थोड़ा थोड़ा जो है लॉस को कम करना चाह रही है। देखो थोड़ा थोड़ा करके अपने लॉस को वो कम कर लेगी इस तरीके से। और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो बैंक को कंपनी को देना है 2000 करोड़। ठीक है, अब बैंक वाले से भी बात हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है आपको 700 करोड़ का हम लोग छूट देते हैं। ठीक है, जहां मेरा 2000 करोड़ का लॉस होगा उससे अच्छा है कि हम आपको 700 करोड़ वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को उनको 1300 करोड़ ही पे करना पड़ेगा। तो कंपनी देखो धीरे धीरे अपना लाइबिलिटी को मीटिंग में डिस्कस करके कम करना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, मैंने बोला ना, अगर किसी का 2000, मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दिया, ठीक है, अब वो पैसा ही नहीं दे रहा है, अब वो आके बोल रहा है हम 8,000 दे देंगे, 10,000 तो हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, आप कुछ देखिए, अगर आप मतलब थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। अब हम बोलेंगे नहीं मुझे 8,000 नहीं, मुझे 10,000 ही चाहिए, तो फिर वो दे ही नहीं पाएगा, तो मेरा तो 10,000 का ही लॉस है। वो अगर बोलेगा कि ठीक है मेरा कम से कम हम 8,000 एक्सेप्ट करेंगे तो मेरा 2,000 का ही लॉस होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही हो रहा है कि कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है सबसे कि सबका जो भी मेरे इस तरफ से लाइबिलिटी है थोड़ा थोड़ा करके आप लोग अगर रिड्यूस कर दोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो कंपनी को देना है डिवेंचर पे इंटरेस्ट। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर लोन ही होता है, ऐसा लोन जो कंपनी बैंक से नहीं लेके पब्लिक से लेती है। जैसे कंपनी पब्लिक से पैसा लेके शेयर होल्डर बनाती है, वैसे कंपनी को पैसे का जरूरत होता है लोन लेने का, तो वो बैंक में नहीं जाके पब्लिक से भी लोन ले सकती है, जिसको डिवेंचर बोला जाता है। ठीक है, पब्लिक से लोन लेने से उन्हें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपेयर टू बैंक, बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ का मान लो इंटरेस्ट देना है। अब डिवेंचर होल्डर यानी जो डिवेंचर कंपनी डिवेंचर इशू करने से जो भी परचेस करते हैं उन्हें डिवेंचर होल्डर बोला जाता है। अब उनके साथ रिक्वेस्ट करके कंपनी ने डील कर लिया कि आपको 850 करोड़ का जो है वेट करना पड़ेगा, हम आपको सिर्फ 250 करोड़ का ही इंटरेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, ऐसा करके मीटिंग में डिस्कस कर लिया इस तरीके से। अच्छा, और एक पॉइंट क्या हो सकता है, शेयर होल्डिंग का भी देखो कंपनी क्या कर सकती है। ये सब तो देखो मैंने किसका बताया, सप्लायर का बताया। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को बोला थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, बैंक वाले को बोला, ठीक है, बैंक मतलब यहाँ पर बैंक लिखा नहीं है, डेप्ट प्रोवाइडर मान लो, डेप्ट प्रोवाइडर वाले को बोला। ठीक है, डिवेंचर होल्डर भी डेप्ट प्रोवाइडर हो जाएगा। इन लोगों से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला। और हम लोग अपने शेयर होल्डर को भी बोल सकते हैं, उनको क्या प्रपोजल दे सकते हैं, उनको ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे शेयर कैपिटल है हम लोग का, सपोज बैलेंस शीट में दिख रहा है 1000 करोड़। ठीक है, अब कंपनी बोल रही है
शेयर होल्डर लोगों का तो 1000 करोड़ हमारे पास है, मतलब उन्होंने हमारे बिजनेस में 1000 करोड़ लगाया है, मतलब टोटल जो शेयर होल्डर है उनसे हमें 1000 करोड़ मिला है। लेकिन हम लोग उनको बोलेंगे कि 100 करोड़ हम लोग अपना कैपिटल को कम करके दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिड्यूस, ठीक है। हम लोग अपने कैपिटल को इतने से रिड्यूस करेंगे तो हम लोग का कैपिटल कितना दिखेगा, 900 करोड़। तो कैपिटल भी तो लाइबिलिटी साइड होता है, तो हम लोग अपने कैपिटल को भी कम कर रहे हैं। देखो कैपिटल कम करेंगे तो ऑब्लिगेशंस कम होगा, क्योंकि शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब हमें नहीं देना पड़ेगा, जितना कम होगा उतना कम देना पड़ेगा। तो इनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग भी क्या करो, हमारे कैपिटल मतलब हमें थोड़ा हेल्प करो। आपने 1000 करोड़ मेरे बिजनेस में लगाया, लेकिन मान लो अभी कि आपने 900 करोड़ ही लगाया है, मतलब अपने कैपिटल को रिड्यूस करो। इस तरीके से कंपनी रिक्वेस्ट कर सकती है। मानना नहीं मानना, वोट आना नहीं आना, वो तो अलग बात है, मतलब सब कोई मिलके मानेगा तभी जाके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा। कंपनी इस तरीके का प्रपोजल रख सकती है, पहले उनको स्कीम रेडी करना पड़ेगा, फिर इनको समझाना पड़ेगा। देखिए अगर हमारा कंपनी बंद हो जाता है तो पूरा पूरा नुकसान है, लेकिन अगर आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें हेल्प करोगे तो इतना इतना हम लोग जो है आप लोगों को पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग इतना इतना हमें वेव्ड कर दीजिए, या फिर अपने ऑब्लिगेशंस को रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करके देखो कंपनी ने अपना कितना लॉस जो है रिड्यूस कर लिया। अगर ये स्कीम एग्जीक्यूट हो जाता है तो कंपनी को 350 करोड़ कम देना पड़ेगा, इधर 700, इधर 850, ठीक है। ऐसे करके टोटल देखो कितना हो रहा है, टोटल कितना रिड्यूस करवा लिया, टोटल कंपनी ने रिड्यूस करवा लिया। यहाँ पर हम लोग का 350 करोड़ था जो मैंने सप्लायर वाला दिखाया। अच्छा, फिर बैंक वाला 700 करोड़ था, ये 850 करोड़ है, यहाँ पर 100 करोड़। तो टोटल करो देखो कितना होता है। टोटल करने से यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 350 प्लस 700 प्लस 850 प्लस 100, ठीक है। तो 2000 करोड़, ठीक है। 2000 करोड़ का जो है कंपनी अपना लॉस रिड्यूस कर सकती है इन सबको रिक्वेस्ट करके, अगर ये मान जाते हैं। और मैंने यहाँ पर जो लिखा था लॉस भी शायद मैंने 200 करोड़ का ही लिखा था। देखो ये देखो 2000 करोड़ का 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख और 10 लाख, और यहाँ पर हो गया 30 लाख। देखो अच्छा नहीं, ये 100 लाख था, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना, इफ लॉस, अगर किसी कंपनी का, यहाँ पर लिख लो समझने के लिए, इफ लॉस इक्वल टू 2000 करोड़। अगर कंपनी का 2000 करोड़ का लॉस था और कंपनी, जिस कंपनी का मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी कंपनी का लॉस था 2000 करोड़ और ऐसे करके वो अपने सप्लायर, बैंक, डिवेंचर इंटरेस्ट और ये सबको रिड्यूस कर सकती है, तो देखो वो अपने 2000 करोड़ के लॉस को जो है खत्म कर सकती है, ठीक है। और ऐसा कोई क्यों करेगा, कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि अपना कैपिटल कम कर देगा, कोई बेवकूफ है कि अपना सप्लायर का पेमेंट करेगा। देखो बेवकूफ का बात नहीं। अब ये लोग क्या है, ये फंस गए, मतलब कंपनी का हालत अगर ऐसा है कि लॉस ही लॉस किए जा रही है तो पूरा ही पैसा डूबने वाला है, तो उससे अच्छा ऑप्शन ये है, पूरा पैसा डूबने से तो अच्छा है कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाए। ऐसे सिचुएशन में वो लोग सोच समझ के जो है हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तब जाके कंपनी अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। अब देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब हमें करना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। मतलब हम लोग यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए हमें गाइड कौन करेगा, कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए कोई एएस नहीं बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सटर्नली भी कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। अगर कंपनी का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होकर काम कर रही है, इस तरीके की चीजों का एमलगमेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ए प्लस बी कंपनी मिलके एक नया कंपनी बना लिया सी, पहले एक कंपनी था ए और एक कंपनी था बी, दोनों मिलके एक नया कंपनी बना लिया सी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इन्होंने दोनों मिलके ये बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इसमें हमें एएस 14 फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम लोग एमलगमेशन पढ़ेंगे एएस 14 फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी एएस नहीं बना हुआ है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। मतलब एक कंपनी जो लॉस में की है वो खुद ही खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपने स्टेक होल्डर्स को अलग अलग प्रोपोजल्स देके रिक्वेस्ट करके। तो उसके लिए हमारा सिर्फ अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 जो है वही फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए कोई एएस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखो और एक पॉइंट लिख देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का होगा, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन
रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का होगा, एक हो जाएगा इंटरनल, एक हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए AS 14 फॉलो होगा, इंटरनल के लिए कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो होगा। ठीक है, इसके लिए कोई AS का हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताए। अब देखो, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि हमारा चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है, फिर भी हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो है यहाँ पर, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, कोई AS नहीं है, और जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें हम लोग का AS 14 फॉलो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेथड्स क्या होता है। मैंने पहले तुम लोग को समझाया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। जब कंपनी लॉस पे लॉस किए जा रही है तो या तो वो खुद को बंद कर सकती है या रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है वो मैंने बताया। रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है अपने स्टेक होल्डर को बुला के मीटिंग करके रिक्वेस्ट करना कि भाई सबको मुझे जो भी पेमेंट करना है थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है उसे कम कर दीजिए। ठीक है, तो हम अपना लॉस को एटलीस्ट रिकवर कर पाएंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। ये प्रपोजल दे सकता है, कुछ कंपलसरी कंपल्सन नहीं लगा सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ठीक है, बस बोल सकता है। और अगर मैक्सिमम लोग रेडी होते हैं तो हो सकता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो कंपनी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या क्या मेथड्स होता है, कितने तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या क्या मेथड होता है, तो देखो क्या क्या मेथड होता है, ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, जो शेयर कैपिटल है उसको ऑल्टर करके, ठीक है, उसको ऑल्टर करके यानी चेंज करके, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें दो पार्ट होता है, इसके अंदर दो पार्ट होता है। ठीक है, वो क्या क्या है देखो, एक है कंसोलिडेशन होगा, ये देखो एक होगा सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन, और एक है कन्वर्जन। तो यहाँ पर लिखो सब डिवीजन और कंसोलिडेशन, बताएंगे क्या होता है। अच्छा, इसके बाद इधर लिखो सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, और इधर हमें लिखना है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, शेयर को स्टॉक में ट्रांसफर करना, और वाइस वर्सा यानी कि ऑपोजिट, यानी स्टॉक से शेयर जाना, शेयर से स्टॉक या स्टॉक से शेयर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मेथड देखो, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स। और लास्ट है सरेंडर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमें इस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे देखो पहले क्या बोला है कि क्या क्या रिकंस्ट्रक्शन का मेथड हो सकता है। हम लोग शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर करने का मतलब क्या ये वाला है, नहीं, ये कौन से पार्ट में आएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हम लोग बोल रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, आप भूल जाओ कि आप हमें 1000 करोड़ दिए थे, आप अभी सोचो कि आप हमें 900 करोड़ दिए थे, 100 करोड़ भूल जाओ, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है,
कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब है, ये देखो अभी यहाँ पर हम लोगों ने बोला ना, बैंक वाले को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, डिवेंचर इंटरेस्ट देने के टाइम पे बोला थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, इधर हम लोगों ने सप्लायर को बोला थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है, तो वो होता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ठीक है। सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है, ये अलग पॉइंट है, शेयर को ही सरेंडर कर देना, वैल्यू को कम नहीं करना है, शेयर ही, मतलब अगर 100 शेयर है तो उसको हम लोग 90 शेयर्स कर देते हैं, मतलब 10 शेयर्स कम कर देना, वो अलग चीज होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ये होता है शेयर को सरेंडर करना, इसका अलग पॉइंट होता है, ठीक है। तो एक एक चीज देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर बोला है शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशंस लेके आना, ठीक है, उनको जो भी हम लोगों ने राइट्स दिए थे, जो भी अधिकार दिए थे, उसमें अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो वो भी एक होता है। और यहाँ पर देखो अल्टरेशन देखा, तो आज सबसे पहले हम लोग यही वाला पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं, देखो यहाँ पर मैक्सिमम हम लोगों ने देखा कि सभी शेयर होल्डर से रिलेटेड है, देखो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये भी शेयर होल्डर से रिलेटेड, ठीक है, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, ये भी शेयर होल्डर से रिलेटेड, ठीक है, राइट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये भी शेयर होल्डर से रिलेटेड, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये भी शेयर होल्डर से रिलेटेड, मतलब ये जो है सारे के सारे शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करिए, ठीक है। और ये जो है ये है हम लोग का अदर देन शेयर होल्डर, ठीक है, अदर देन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के अलावा अगर हम लोग किसी और को कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहे हैं किसी भी तरीके से, वो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में आता है। मैक्सिमम हम लोग शेयर होल्डर को ही बोलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी लोग माने ना माने शेयर होल्डर हो सकता है मान जाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर तो मतलब अपने ही होते हैं, कंपनी के ओनर ही वही है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर होल्डर को ही ज्यादा बोला जाएगा, तो शेयर होल्डर का पॉइंट इसीलिए ज्यादा है, ठीक है। जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है शेयर होल्डर पे आएगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप अपना ऑल्टरेशन करवाओ या वेरिएशंस करो राइट्स में, या फिर शेयर कैपिटल को रिड्यूस करो, या फिर शेयर को ही सरेंडर कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेथड्स तो मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक एक मेथड्स को पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब डिवीजन और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, इसका मतलब पढ़ते हैं। देखो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में सब डिवीजन पढ़ेंगे, सब डिवीजन ऑफ शेयर, ये देखो यहाँ पर दिया है ना, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, ठीक है, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेशन। कंपनी चाहे तो शेयर को सब डिवाइड कर सकती है या कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है। सब डिवीजन का मतलब होता है स्प्लिट करना, ठीक है, समझाते हैं। देखो ये कैसा है, कंपनी अपना शेयर को चाहे तो स्प्लिट कर सकती है, मतलब स्प्लिट करने का मतलब है, मान लो तुम लोग के पास एक 500 का नोट है, ठीक है, अब तुम लोग बोल रहे हो कि हमें 500 वैल्यू को कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 100 रुपए का, मतलब जिसको बोलते हैं छुट्टा करना, ठीक है, हम लोग 100 रुपए का 5 नोट ले लेते हैं, ठीक है, 100 रुपए का अगर तुम लोग 5 नोट ले लोगे तो भी तुम लोग के पास 500 ही रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने 500 रुपीज के नोट को 100 रुपीज का 5 नोट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग का वैल्यूएशन 500 ही रहेगा, इसको बोलते हैं डिवाइड करना, मतलब एक नोट को 5 नोट में डिवाइड कर लिया, लेकिन वैल्यू वही है, ठीक है, वैल्यू वही है, इसको बोला जाता है सब डिवीजन करना या स्प्लिट करना, ठीक है, इसको बोलते हैं सब डिवीजन करना या स्प्लिट करना। तो यहाँ पर मैंने नोट का एग्जांपल दिया, कंपनी को क्या करना है, अपने शेयर्स को स्प्लिट करना है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, मान लो कंपनी का 100 रुपीज का कितना सारा शेयर है, 100 रुपीज का जो है 1000 शेयर्स है, कंपनी के पास 100 रुपीज का 1000 शेयर्स है, ठीक है। तो कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हुआ, कंपनी का शेयर कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पर इंटू कर लो, यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। मतलब कंपनी ने पब्लिक को 1000 शेयर्स इशू किया था 100 रुपीज वाला, तो कंपनी के पास कैपिटल बना था 1 लाख, क्योंकि शेयर इशू करके बना था, यानी हिस्सेदारी का जो है कंसेप्ट ला के बना था, तो इसे शेयर कैपिटल बोलते हैं, तो ये हम लोग का 1 लाख हो जाएगा। अब कंपनी बोल रही है
कि उनको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है जिसमें वो अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना चाहती है, यानी चेंज करना चाहती है, कैसे करके, स्प्लिट करके। लेकिन इसमें हमें वैल्यू को चेंज नहीं करना है, ठीक है, वैल्यू उतना ही रहेगा, तो वैल्यू हमें 1 लाख ही रखना है। अब स्प्लिट करने का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा और वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे देखो, अगर 500 रुपए का एक नोट है तो एक नोट है, और 100 रुपए का 5 नोट है, यानी नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए। उसी तरीके से तो कंपनी क्या कर सकती है, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, तो हम ये ले रहे हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स का वैल्यू कर दिया है 10 रुपए का, एक शेयर कर दिया, ठीक है। अब कंपनी को अगर अपना शेयर कैपिटल 1 लाख ही रखना है, लेकिन शेयर का वैल्यू 10 रुपीज कर दिया है, तो कंपनी का कितना सारा शेयर हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना बनेगा, बता सकते हो? मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो कि मैंने बोला कि कंपनी के पास 1000 शेयर था 100 रुपए वाला, तो कंपनी के पास 1 लाख का कैपिटल था। कंपनी अपना 1 लाख ही रखना चाहती, जैसे तुम लोग अपना 500 ही रखना चाहते हो, लेकिन उसे 100 रुपए का 5 नोट में ट्रांसफर करना चाहते हो। 100 रुपए का 5 नोट, अगर 100 रुपए का नोट किसी से छुट्टा करवाओगे तो 5 लोगे, ठीक है। अगर 50 रुपीज का छुट्टा करवाओगे तो फिर 10 लोगे 500 रुपए के लिए। वैसे ही कंपनी अगर अपने शेयर का वैल्यू रखना चाहती है 10 रुपया, ठीक है, तो उसे कितने सारे शेयर्स का यहाँ पर जरूरत होगा, मतलब कितना सारा शेयर बन जाएगा स्प्लिट होके, 1000 शेयर कितना शेयर में ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो। 1000 शेयर कितने शेयर में ट्रांसफर हो जाएगा? अगर 100 रुपए का 1000 शेयर्स था तो 1 लाख कैपिटल था। अब 1 लाख कैपिटल ही रखना है, लेकिन एक शेयर को 10 रुपए का बनाना है, तो यहाँ पर कितना सारा शेयर्स चाहिए, बोलो कितने सारे शेयर्स चाहिए? हाँ बोलो। 10,000। हाँ करेक्ट, 10,000 शेयर्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला पता है, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज्ड, यानी ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टरेशन समझ रहे हो, कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर के वैल्यू को ऑल्टर कर दिया, ठीक है, अपने शेयर्स के वैल्यू को ऑल्टर कर लिया, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट हो जाना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग बोलेंगे स्प्लिट हो गया, ठीक है। शेयर हम लोग का स्प्लिट हो गया, यानी सब डिवाइडेड हो गया। कैसे सब डिवाइडेड हुआ, 1000 से 10,000 हो गया, 1000 से 10,000। अब इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री भी साथ ही साथ बताते, देखो इसका एंट्री क्या होगा, हम इसके नीचे लिखते हैं। कंपनी का पहले भी शेयर कैपिटल था 1 लाख, अभी भी 1 लाख है, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू है वो कम हो गया। जैसे तुम लोग के पास पहले भी 500 रुपए था, अभी भी 500, पहले तुम लोग के पास एक नोट था, अभी तुम लोग के पास 5 नोट है। उस चीज को तुम लोग को एंट्री करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि मेरा ये वाला सिस्टम हट जाएगा, अब मेरे बैलेंस शीट में ऐसा दिखेगा, क्योंकि हम ये नहीं रख रहे। जैसे अगर तुम लोग किसी को 500 का नोट दे दोगे तो पॉकेट में तुम लोग का 500 थोड़ी रहेगा, तुम लोग के पास 100 रुपीज का 5 नोट्स रहेगा। तो पुराना चला गया, तो हमारे पास ओल्ड क्या है, ये ओल्ड है, ठीक है, और न्यू हम लोगों ने इसमें ट्रांसफर कर लिया। तो ओल्ड अगर चला जाएगा, तो ओल्ड पहले से था मेरे पास, तो मेरे पास पहले जब कैपिटल था तो कैपिटल मेरा क्रेडिट आइटम होता है, क्रेडिट था। अगर उसे मुझे हटा देना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विटी शेयर है तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा वाला, ओल्ड वाला, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 100 पर शेयर, ठीक है, जिसका वैल्यू है 100 पर शेयर, और टोटल वैल्यू कितना था 1 लाख, ठीक है, टोटल वैल्यू था हम लोग का 1 लाख। और जो न्यू शेयर कैपिटल हमारे पास आ रहा है, जैसे तुम लोग के पास 500 रुपए ही आ रहे हैं, लेकिन नए तरीके से आ रहे हैं थ्रू 5 100 नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के कितना हो जाएगा, न्यू जो आएगा वो एक एक शेयर हमारा 10 रुपीज वाला हो रहा है, ठीक है, एक एक शेयर 10 रुपीज वाला हो रहा है। टोटल वैल्यू हम लोग का 1 लाख है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसका नैरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, शेयर को सब डिवाइड कर दिया। पहले हम लोग का था 100 रुपीज वाला शेयर, अब हम लोगों ने 10 रुपीज वाला किया, लेकिन क्योंकि 1 लाख ही है तो इससे पता चल रहा है यहाँ पर हमारे पास 1000 शेयर्स थे और यहाँ पर हम लोग के पास 10,000 शेयर्स हो जाएंगे, जो कि हमारा एंट्री में ये अमाउंट से ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है 100, क्या है एट द रेट ऑफ 100, चाहो तो लिख लो, सबसे बेस्ट होगा। ओल्ड जो था वो एक एक, एट द रेट का मतलब एक एक हो जाता है, एक एक
100 रुपए वाला था, ठीक है। अब नया जो है वो @10 रुपीज वाला है, लेकिन टोटल में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब पहले नंबर ऑफ शेयर्स रहा होगा 1000 और अभी नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा हम लोग का 10,000, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने शेयर को सब डिवाइड किया। देखो हमारा जो कैपिटल है, नॉर्मली कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री होता है बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल बिजनेस में, ठीक है। अगर हम लोग शेयर इशू करके कैपिटल जनरेट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। और शेयर जो है दो तरीके का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो यहाँ इक्विटी का बात हो रहा है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंसेप्ट अलग होता है, जिनको हम लोग पहले ऑफर करते हैं, मेरा ये प्रोजेक्ट है, कंपनी बोलते हैं मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। जो पहले बिजनेस में पैसा लगा देते हैं वो हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या जो बाद में लगाते हैं वो प्रेफरेंस होता है? नहीं, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है जिसका फीचर्स अलग होता है, ठीक है। तो कंपनी बोल देती है कि ये प्रेफरेंस शेयर है बोल के, तो वो अलग कंसेप्ट होता है। इक्विटी शेयर मतलब पब्लिक को जो शेयर इशू किया जाता है, पब्लिक को प्रेफरेंस भी किया जाता है लेकिन मैक्सिमम इक्विटी ही किया जाता है। इक्विटी का मतलब आप कंपनी के ओनर हो, आपको हिस्सेदार बना रहे। प्रेफरेंस वाले भी ओनर होते हैं लेकिन पूरा ओनर नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉपर ओनर वो नहीं होता है क्योंकि वो कंपनी को कैसे डील करते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे मेरा डिविडेंड दीजिए। लेकिन इक्विटी वाला ऐसा नहीं बोलता है, वो बोलता है हम ही तो कंपनी का मालिक है, प्रॉफिट हुआ तो दो, नहीं हुआ तो मत दो, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो पैसा हम लोग तो शेयर इशू करके हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग अपने पुराने शेयर को चेंज करके नया पैटर्न में ला रहे हैं, इसलिए एंट्री बैंक से होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, पुराना शेयर को चेंज करके नया, जैसे 500 रुपए का एक नोट की जगह 100 रुपए का 5 नोट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एंट्री। भी मैंने बताया कि सब डिवीजन में एंट्री कैसे होगा, हमें ना यहाँ पर एंट्री ज्यादा करना पड़ेगा और बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो थोड़े लास्ट में आएगा। पहले हम लोग का ये जो मेथड है ये पूरा एंट्री रिलेटेड मेथड है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का सब डिवीजन। अब कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है एड ऑन करना। देखो कॉन्सोलिडेशन में कैसे होगा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कंपनी के पास था 10 रुपीज का 10,000 शेयर्स, ठीक है। 10 रुपीज का 10,000 शेयर्स था, यानी कंपनी के पास शेयर कैपिटल था, कंपनी के पास शेयर कैपिटल था 1 लाख, ठीक है। अब कंपनी बोल रही है कि शेयर कैपिटल ना 1 लाख ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, शेयर कैपिटल मुझे 1 लाख ही रखना है, लेकिन मुझे क्या करना है, एक एक शेयर मुझे 100 रुपए का कर लेना है, ठीक है। एक एक शेयर मुझे 100 रुपए का करना है। तो यहाँ पर कितना शेयर हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, अब तुम लोग के पास 100 रुपए का 5 नोट है, ठीक है। 100 रुपए का 5 नोट है, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि ये 5 नोट के जगह तुम्हारे पॉकेट में एक नोट आ जाए जिसका वैल्यू 500 हो, ठीक है। तो पहले तुम लोग के पास था 100 रुपए का 5 नोट, ठीक है। 100 रुपए वाला 5 नोट। अभी तुम लोग को क्या चाहिए होगा, 500 का एक नोट चाहिए होगा, तब जाके सेम होगा। पहले भी तुम लोग के पास 500 रुपए था, अभी भी 500 रुपए होगा, लेकिन पहले 5 नोट रखा हुआ था, अभी तुम लोग के पास एक ही नोट होगा क्योंकि उसको तुम लोगों ने 500 में चेंज कर दिया। तो ये हो गया कॉन्सोलिडेशन, ठीक है। कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है ऐड ऑन करना। तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्सोलिडेशन मतलब ऐड कर देना, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ये सब नोट को मिला के एक नोट बना दिया जो है 500 का नोट, ठीक है। तो शेयर में भी वैसे ही होगा। कंपनी बोल रही है कि मेरे पास 10,000 शेयर्स था, ठीक है, लेकिन हम अब चाहते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाए, क्योंकि हम क्या स्कीम ले रहे हैं, कॉन्सोलिडेशन का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कम करना है, जैसे तुम लोग को नंबर ऑफ नोट्स कम करना है तो ज्यादा वैल्यू वाला नोट रखना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को एक ही नोट रखना है तो तुम लोग को 500 रुपए का नोट रखना पड़ेगा। वैसे ही कंपनी को अगर कितना नोट, कंपनी को अगर 100 रुपए का एक शेयर बनाना है, ठीक है, तो उनका नंबर ऑफ शेयर्स भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 शेयर्स हो जाएगा। जस्ट उसका ऑपोजिट मैंने सेम वैल्यू लेके ही एग्जांपल दिया है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन, कॉन्सोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज्ड, नंबर ऑफ शेयर्स
चेंज। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, शेयर को चेंज कर दिया। पहले हम लोग के पास 10,000 शेयर्स था, अभी हम लोग बोल रहे हैं नहीं हमारे पास 1000 शेयर्स है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने अपने शेयर्स का वैल्यू को बढ़ा दिया है। ठीक है, 100 रुपीज से बढ़ा दिया। अब इसका एंट्री कैसे होगा, ओल्ड वाला कैंसिल, नया वाला क्या होगा, तो ओल्ड वाला जब कैंसिल होगा वो ऑलरेडी जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था तो वो क्रेडिट हो रखा था, क्योंकि वो कैपिटल है, तो उसे हम लोग करेंगे डेबिट। तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओल्ड वाला था हम लोग का एट द रेट ऑफ 10 करके। ठीक है, कितना था, 1 लाख ही था, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। देखो 500 रुपए तुम लोग के पॉकेट में इस कंडीशन में भी था, इस कंडीशन में भी है। ठीक है, बस फर्क इतना है, कभी 500 का एक नोट था, कभी 100 का 5 नोट है। ठीक है, और भी अगर स्प्लिट करना चाहते हो तो 50 रुपए का 10 नोट रखो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोग लिखेंगे जो नया शेयर हम लोग को मिल रहा है, मतलब जो नया शेयर हम लोग बना रहे हैं वो कैसे होगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि पुराना कैपिटल खत्म, नया कैपिटल बन रहा है। ठीक है, नया कैपिटल कैसे बन रहा है, शेयर इशू करके नहीं बन रहा है, नया कैपिटल जो शेयर था उसी को थोड़ा चेंज करके बना रहे। ठीक है, मतलब 500 रुपए तुम लोग के पॉकेट में कोई अलग जगह से नहीं आ रहा है, तुम लोग अपने नोट को ही चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर न्यू वैल्यू जो है वो एट द रेट ऑफ 100 करके है एक एक शेयर का, लेकिन वैल्यू हम लोग का 1 लाख ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बीइंग शेयर्स कॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे बीइंग शेयर कॉन्सोलिडेटेड। अब कैसे पता चलेगा कॉन्सोलिडेशन हुआ है, पहले अगर एक शेयर 10 रुपए का था तो भी हम लोग के पास जितना कैपिटल था, अब एक शेयर 100 का हो गया तो भी उतना ही कैपिटल है, मतलब हम लोग के पास जो है वैल्यू बढ़ गया शेयर का, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गया मतलब कॉन्सोलिडेट, कंसाइज हो गया, कम हो गया। ठीक है, और जब हम लोग का स्प्लिट होने का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 500 से हम लोगों ने ट्रांसफर किया 100 रुपीज का 5 नोट्स। ठीक है, ये वाला स्प्लिट का एग्जांपल। ठीक है, तुम लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो अपने साइड में पेंसिल वगैरह से, तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग के पास था 100 रुपीज का 5 नोट, जिसको हम लोगों ने क्या किया है 500 के एक नोट में ट्रांसफर कर लिया। वैल्यूएशंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का नोट्स में यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज होगा तो हम लोग का एक एक शेयर का वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है, एक एक शेयर का वैल्यू चेंज होगा, ओवरऑल नहीं होगा। जैसे 500 ही तुम लोग के पॉकेट में रहेगा, लेकिन कभी 100 करके 5 नोट और कभी 500 का एक नोट। ठीक है, यही होता है कंसोलिडेशन और जो है स्प्लिट करना। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब ये करने का जरूरत क्या हुआ। हाँ, अब ये भी बताते हैं कि इससे कंपनी को फायदा क्या हुआ। कंपनी का तो कुछ रिडक्शन हुआ नहीं है, फायदा क्या हुआ। देखो फायदा कुछ ऐसा है, जैसे कि देखो एग्जांपल देते हैं, मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, और इसमें एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। एक तो नहीं होगा, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। मान लो कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स। ठीक है, इनके पास कितना सारा शेयर है, इनके पास मान लो इनके पास है कंपनी का नहीं, एक काम करते हैं, पहले कंपनी का टोटल शेयर देखते हैं। इनका टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच करके। ठीक है, कंपनी के पास टोटल 1000 शेयर्स है 100 ईच करके, यानी कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है 1000 इंटू 100 यानी कि 1 लाख रुपीस। ठीक है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीस का। ठीक है, अब कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी सोच रही है कि इनको करना पड़ेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हो सकता है कंपनी को किस चीज का नीड हो गया, कंपनी को नीड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, इंटरनल
रिकंस्ट्रक्शन। अब जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो कंपनी को अपने स्टेक होल्डर को जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मेथड लेना चाहती है उसके अकॉर्डिंग उनके सामने प्रपोजल रखना पड़ेगा। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर मिस्टर एक्स को क्या बोल रही है कि हमारा एक शेयर तो 100 रुपए का है, लेकिन हम लोग उसको एक शेयर को कितना करना चाहते हैं, 10 रुपए का करना चाहते हैं, ठीक है, 10 रुपए का करना चाहते हैं, ऐसा कंपनी सोच सकती है। अब मिस्टर एक्स को कंपनी ऐसा बोल रही है कि आप एक शेयर को सैक्रिफाइस करो, ठीक है, एक शेयर आप सैक्रिफाइस करो, मतलब 100 रुपीज को सैक्रिफाइस करने के लिए बोल रही है। सोचो क्या बोला मैंने, कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है और कंपनी, ये वाला पॉइंट एक बार छोड़ो, ठीक है, कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, मिस्टर एक्स को रिक्वेस्ट करिए आप अपना एक शेयर का सैक्रिफाइस करो। मतलब आपके पास अगर 2 शेयर भी है हमारे कंपनी का, यानी आपने अगर मेरे कंपनी में 200 रुपए लगाए हैं तो आप मान लो कि आपने 100 रुपए लगाया है, ठीक है, ऐसे करके कंपनी रिक्वेस्ट कर सकती है मिस्टर एक्स को, ठीक है। एक शेयर सैक्रिफाइस करने का मतलब है 100 रुपए का सैक्रिफाइस करना। अब कंपनी अगर चाहती है कि मिस्टर एक्स से 100 रुपए सैक्रिफाइस करवाएगी तो उन्हें एक शेयर सैक्रिफाइस करने के लिए बोलेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी चाहती है कि मिस्टर एक्स अपना 50 रुपीज सैक्रिफाइस करे। देखो कंपनी ये भी तो सोच सकती है कि नहीं, मुझे मिस्टर एक्स से 100 रुपए नहीं सैक्रिफाइस करना है, 100 रुपए करवाना है तो एक शेयर सैक्रिफाइस करने बोल देंगे। लेकिन अगर 50 रुपीज सैक्रिफाइस करना है तब तो आधा शेयर सैक्रिफाइस करने के लिए बोलना पड़ेगा। सोचो आधा शेयर, क्योंकि एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। मिस्टर एक्स के पास तो इनके कंपनी का एक एक शेयर 100 रुपए वाला है। अब अगर कंपनी बोल रही है कि 100 रुपए सैक्रिफाइस करो तो एक शेयर सैक्रिफाइस कर देगी। लेकिन कंपनी बोलेगी 50 रुपीज सैक्रिफाइस करो, तब तो इन्हें आधा शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और शेयर कभी आधे में नहीं होता है, शेयर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं बता सकते हैं, ठीक है, शेयर को कभी हम लोग फाड़ के थोड़ी ना आधा बोलेंगे, ठीक है, फिजिकल कॉपी आजकल कम ही होता है, सारी चीज ऑनलाइन में होता है। फिर भी अगर कंपनी बोले कि मतलब जो वैल्यूएशंस दे रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आधा शेयर सैक्रिफाइस करने का बात हो रहा है तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आधा शेयर को कैसे सैक्रिफाइस करे। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी तब अपने शेयर को स्प्लिट कर सकती है। स्प्लिट करने से क्या होगा, शेयर का वैल्यू चेंज हो गया। अब अगर कंपनी को मिस्टर एक्स से 50 रुपीज सैक्रिफाइस करवाना है तो कितने सारे शेयर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए बोलेगी। अगर कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर लेती है, मतलब अगर उनको 50 रुपीज सैक्रिफाइस करवाना है तो पहले उनको अपने शेयर को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने से ये फ्रैक्शन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और वो मिस्टर एक्स को बोल सकती है कि फिर आपको कितना सारा शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हो अगर कंपनी चाहती है कि 50 शेयर सैक्रिफाइस करवाए, 50 रुपीज सैक्रिफाइस करवाए मिस्टर एक्स से, तो आधा शेयर का तो कोई कंसेप्ट होता नहीं क्योंकि शेयर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो अगर कंपनी क्या कर लेगी, अगर स्प्लिट कर लेती है अपने शेयर को इनसे सैक्रिफाइस करवाने के पहले, तो बोल सकते हो अगर मिस्टर एक्स को 50 रुपीज सैक्रिफाइस करना है तो उन्हें अपना कितना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो। अभी अगर एक शेयर 10 रुपए का हो गया है तो इन्हें कितने सारे शेयर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक शेयर पहले 100 रुपए का था, अभी स्प्लिट करके एक शेयर 10 रुपए का कर दिया, फिर इन्होंने प्रपोजल दिया, तो मिस्टर एक्स को समझ में आना चाहिए कि उन्हें कितना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या फिर कंपनी समझा देगी वो बात अलग है। लेकिन तुम लोग बताओ, क्योंकि तुम लोग तो एज अकाउंटेंट इस पे काम करोगे, तो फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को क्या समझाना पड़ेगा कि उनको कितना शेयर सैक्रिफाइस करना। पहले के हिसाब से देखेंगे तो फिर मिस्टर एक्स तो बोलेंगे मुझे आधा शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो एक शेयर 100 रुपए का है, आधा शेयर कैसे सैक्रिफाइस करें। तो इन्होंने सोल्यूशन निकाला, चलो इसको स्प्लिट कर देते हैं हमारे शेयर को, ठीक है। मतलब अगर मिस्टर एक्स के पास पहले एक शेयर था, पहले एक शेयर था कितने का, 100 रुपए का, ठीक है। अब स्प्लिट के बाद मिस्टर एक्स के पास 100 रुपए का कितना सारा शेयर होगा, पहले मुझे ये बताओगे, पहले मुझे ये बताओगे। पहले अगर मिस्टर एक्स के पास मान लो एक ही शेयर था तो वो 100 रुपए का था, स्प्लिट होने के बाद मिस्टर एक्स के पास कितना सारा शेयर होगा, 10 रुपए वाला। 100 रुपए उनका वैल्यू रख रही है कंपनी, लेकिन शेयर का वैल्यू चेंज कर दी है, 10 कर दी है, तो अभी कितना शेयर होगा मिस्टर एक्स के पास, 10 शेयर होगा। देखो समझ में आया कि नहीं, जैसे वो छुट्टा वाला एग्जांपल है ना, वही है। पहले भी इनके पास 100 रुपए था, 100 रुपए का एक नोट था,
ठीक है। अभी भी इनके पास 100 रुपए है, लेकिन 10 रुपए का 10 नोट है, यही हो गया ना, 10 रुपए का 10 नोट है। अब अगर इनको बोला जा रहा है कि आपको 50 रुपीज सैक्रिफाइस करना है, तो बोलो वो कितना सारा शेयर सैक्रिफाइस करेंगे। एक शेयर तो इनका कितने का हो गया, एक शेयर 10 रुपए का हो गया, ठीक है। यहाँ पर @10 करके है, ठीक है। इनका एक शेयर अभी 10 रुपए का है, अगर इनको 50 सैक्रिफाइस करना है तो कितने सारे शेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 10 10 करके कितना सारा शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया। देखो, अगर कंपनी बोल रही है कि आपको 50 रुपीज सैक्रिफाइस करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, तो शेयर के थ्रू से करना है, तो बोलो कितना सारा शेयर इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब इनके पास तो हाँ 5 करेक्ट। देखो एक शेयर, देखो ये हो गया एक शेयर अभी कितना है 10 रुपए का, फिर और एक शेयर सैक्रिफाइस करेंगे 10 रुपए का, और एक शेयर सैक्रिफाइस करेंगे 10 रुपए का, और एक शेयर सैक्रिफाइस करेंगे 10 रुपए का, और एक शेयर सैक्रिफाइस करेंगे 10 रुपए का। 1 2 3 4 5, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, 5 शेयर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इनका होल्डिंग तो स्प्लिट होने के बाद दिख रहा है 10 शेयर्स का है, ठीक है, और पहले था एक शेयर का, लेकिन वैल्यू में कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया, वैल्यू उनका वही रखा। उनको बस ये बोल दिया कि हमें आपसे 100 रुपए नहीं सैक्रिफाइस करवाना है, अगर हमें आपसे 50 सैक्रिफाइस करवाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक शेयर का वैल्यू 100 है, अब आधा शेयर तो कुछ होता है नहीं, शेयर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, मतलब पॉइंट में नहीं होता है। शेयर तो एक डॉक्यूमेंट है ना, तो उसको फाड़ फूड़ के थोड़ी ना हम लोग आधा कर देंगे। जैसे एक 10 रुपए का नोट को क्या फाड़ के तुम लोग 5-5 कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। 5 रुपए का अलग नोट हो सकता है, वैसे ही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर शेयर को कभी भी हम लोग आधा अधूरा नहीं कर सकते, एक ही शेयर हो सकता है, लेकिन उसके वैल्यू को अगर स्प्लिट कर देंगे तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग, मतलब कंपनी अपने अकॉर्डिंग फिर सैक्रिफाइस करवा सकती है, अगर उसे उतने वैल्यू का जरूरत है। जैसे उनको अगर 50 वैल्यू को सैक्रिफाइस करवाना है, तो अब एक शेयर को तो नहीं करवा पाएगी, क्योंकि मिनिमम एक शेयर ही 100 रुपए का है। तो अगर शेयर से सैक्रिफाइस करवाना है 50 में, तो पहले उनको करना पड़ेगा स्प्लिट, तो उन्होंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद बोल रहे हैं आप 50 सैक्रिफाइस करो, मतलब कितना, 5 शेयर जो है सैक्रिफाइस कर दो, 5 शेयर का वैल्यू जो है रख दो, मतलब 5 शेयर को छोड़ दो। ये मानो कि आपके पास कितना तो हो गया 50, मतलब इन्होंने बिजनेस में 100 लगाया था, कंपनी बोल रही मान लो कि 50 लगाया था, 50 सैक्रिफाइस कर दो। 50 रुपए सैक्रिफाइस करने का मतलब हो गया 5 शेयर को सैक्रिफाइस करना। तो वही हम बता रहे कि स्प्लिट करने का बेनिफिट क्या है, ठीक है, स्प्लिट करने का। इसी तरीके से जो है कंसोलिडेशन का भी अपना बेनिफिट होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन का भी अपना बेनिफिट होता है। इसी तरीके से कंसोलिडेशन करवाने वक्त भी कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो है वो अल्टर करवा पाए, अपने अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस करवा पाए, तो जरूरत पे जैसे स्प्लिट कर रही है वैसे जरूरत पे कंसोलिडेट भी कर सकती है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग को आई होप कि समझ में आया कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में ये वाला क्या होता है। अब हम लोग स्टॉक और स्टॉक से शेयर और शेयर से स्टॉक वाला समझते हैं। देखो कन्वर्जन में स्टॉक से शेयर, शेयर से स्टॉक, यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ शेयर होल्डर्स, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। देखो इसमें कैसे होगा, स्टॉक से शेयर में कन्वर्ट करेगी कंपनी, या फिर शेयर से स्टॉक। ये चीज बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब स्टॉक और शेयर में डिफरेंस क्या है वो देखो। इक्विटी स्टॉक और इक्विटी शेयर, ठीक है। स्टॉक और शेयर में डिफरेंस क्या है, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि शेयर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है, इट कांट बी इन फ्रैक्शनल यूनिट। मतलब या तो 1 शेयर होगा, 2 3 4, हम लोग ये नहीं बोल सकते 2/3 शेयर्स है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है।
फ्रैक्शनल यूनिट में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक का कन्वर्ट मतलब स्टॉक का यूज कर रहे हैं, स्टॉक से शेयर जा रहे हैं या फिर शेयर से स्टॉक में आ रहे हैं, स्टॉक जो है ये फ्रैक्शनल यूनिट में हो सकता है। इट कैन बी इन फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है। स्टॉक जो है वो हमारा फ्रैक्शनल यूनिट में हो सकता है, यानी कि 2/3 ऑफ स्टॉक। 2/3 शेयर नहीं हो सकता है, बट 2/3 स्टॉक हो सकता है, ठीक है। 2/3 स्टॉक हो सकता है, 1/3 हो सकता है। अब मान लो कंपनी चाहती है कि अपना शेयर्स को रिड्यूस करवाएगी 2/3, ठीक है, 2/3 रिड्यूस करवाएगी। तो ऐसे देखो, रिड्यूस्ड 2/3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 6-7 स्टॉक, ऐसे भी हो सकता है। तो हम ये 6-7 वाला एग्जांपल ले रहे हैं। कंपनी अगर अपने स्टॉक को 6/7 से रिड्यूस करवाना चाहती है, तो कितना रिड्यूस करवाना चाहती है, 0.857 इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में पता चल जाएगा 85.714, ठीक है। ये देखो, अगर रिड्यूस करना चाहती है 6/7 तो वो स्टॉक में ही पॉसिबल है। और 6/7 का मतलब हो जाएगा 0.85714 इंटू 100 कर लो, तो यहाँ पर मिल जाएगा 85.714%, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास स्टॉक है सपोज 2000, ठीक है, और कंपनी उसे रिड्यूस करना चाहती है 2/3 में, जैसे कि हम लोगों ने शेयर में देखा पॉसिबल नहीं है क्योंकि शेयर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, लेकिन स्टॉक फ्रैक्शन में हो सकता है। तो अगर कंपनी के पास 2000 नंबर ऑफ स्टॉक्स है और वो उसे रिड्यूस करना चाहती है 6/7, तो वो इतना परसेंट से उसे रिड्यूस आराम से कर सकती है। मतलब उसके लिए उसे इंटीजर में ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो, यहाँ पर इंटू 100 कर दिया, 1714.28, ठीक है। अच्छा, अब ये और भी समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बस इतना इस पॉइंट में याद रखो कि स्टॉक जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन शेयर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें कन्वर्जन का हम लोग का एंट्री क्या होगा। जब हम लोग स्टॉक से शेयर में या शेयर से स्टॉक में जाएंगे तो एंट्री देख लो। एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर स्टॉक, टू इक्विटी शेयर स्टॉक, ठीक है। तो अगर हम लोग शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो शेयर खत्म हो जाएगा, कैंसिल, इसीलिए डेबिट, और ये स्टॉक में ट्रांसफर हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर टू स्टॉक, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा एंट्री करते हैं, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब क्या हो गया, स्टॉक को हम लोग कैपिटल मतलब शेयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बीइंग कन्वर्जन ऑफ स्टॉक टू शेयर, ठीक है। हम लोग स्टॉक को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इतना सा हमारे लिए काफी है कि शेयर से स्टॉक और स्टॉक से शेयर में ट्रांसफर होने का एंट्री क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, स्टॉक से अगर शेयर में जा रहे हैं तो स्टॉक खत्म हो रहा है, शेयर बनेगा। तो शेयर क्या क्योंकि ये क्रेडिट आइटम होता है तो दोनों ही कैपिटल, किसी का फॉर्म स्टॉक है, किसी का शेयर है। अब शेयर फॉर्म में क्या होगा, शेयर फॉर्म में हम लोग का फ्रैक्शनल में काम नहीं होगा, लेकिन स्टॉक फॉर्म में होगा, वो हम बताएंगे कैसे होगा। और इधर देख लो, स्टॉक से अगर शेयर में जाएंगे तो स्टॉक हम लोग का डेबिट हो जाएगा, शेयर हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और नरेशन तुम लोग को इस तरीके से लिख देना है। अच्छा, ये वाला हम लोग का जो है पॉइंट डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ये देखो, ये वाला पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पर तुम लोग को दिखाया था मेथड में, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में सब डिविजन और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर और कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट और भी बता देते हैं। देखो, जब भी कोई कंपनी जो है अपना रिकंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कैसे करके होता है, कंपनी का जो है, कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कंपनी अपना रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है और उसे स्कीम बताना पड़ेगा।
स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्कीम मतलब वही जो भी प्रपोजल उन्होंने रखा है, स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। मतलब उसे ये पूरे एक डॉक्यूमेंट में ना लिखना पड़ेगा कंपनी को। पहले अपना नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्कीम बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को इन्होंने कितना रिड्यूस करने के लिए बोला है, अगर बोला है तो ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर का रिडक्शन कितना है, सप्लायर को क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला है वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिखना पड़ेगा, फाइनेंस, जो जिन्होंने फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड किया था, फाइनेंस प्रोवाइड किया था, ठीक है, फाइनेंस मतलब जिन्होंने लोन वगैरह दिया है उनको कितना कॉम्प्रोमाइज करने बोला है, ऐसे करके जिसको जो भी बोला है वो स्कीम देना पड़ेगा। फिर कंपनी को यहाँ पर क्या होगा, डिसीजन होगा, मीटिंग होगा, फिर सबको यहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट में कि हाँ इन्हें एक्सेप्ट है कि नहीं है, ठीक है। फिर इन्हें एक्सेप्ट अगर हो जाता है, मतलब जिनको भी बुला के मीटिंग किया गया, मतलब किनको बुला के मीटिंग किया जाएगा, इन सारे लोगों को, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिस्ट किया था, इसके अलावा भी हो सकता है, इन लोगों को बुला के मीटिंग करना पड़ेगा और उसमें सारी चीजों को डॉक्यूमेंट के थ्रू से, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट होगा, बताना पड़ेगा कि किसको क्या प्रपोजल कंपनी ने रखा है, किसके लिए क्या जो है रिडक्शन रखा है वो बताना पड़ेगा। और ये पूरा जो है एनसीएलटी के पास देना पड़ेगा, ठीक है, एनसीएलटी को देना पड़ेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, उनके पास ये भेजना पड़ेगा। और उन्होंने अगर अप्रूवल दे दिया, ठीक है, उन्होंने अगर अप्रूवल दे दिया तो क्या होगा, एज एन अकाउंटेंट या फिर एज ए सीए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना रिड्यूस किया, कितना क्या किया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले सबको बुला के मीटिंग करना है, फिर उससे उसका जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा साइन वाइन करके एनसीएलटी के पास भेजना है। उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया कि हाँ ये कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, उन्हें अगर ऐसा लगता है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया, तो उसके बाद कंपनी जो है अपना रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। मतलब सिर्फ स्टेक होल्डर हाँ बोलने से नहीं होगा, इनका भी अप्रूवल जरूरी है इस प्रोसेस में। अगर ये अप्रूवल नहीं देते हैं तो फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है। पहले मीटिंग में इन सब का अप्रूवल लेना है, स्टेक होल्डर्स का, आफ्टर दैट एनसीएलटी, उसके बाद ही हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल था, ये भी हम थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डर, तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो हम थर्ड वाला पॉइंट बता रहे हैं, मिडिल वाला हम गैप रख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डर, ये भी बता देते, ये पहले बताते तो ठीक रहता, कोई बात नहीं, ये भी बता देते, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, देखो रिडक्शन में क्या होता है कि अगर कंपनी के पास किसी ने एक शेयर लिया है और उसने 100 रुपए दिया है कंपनी को, कंपनी बोल रही है आप भूल जाओ मुझे 100 रुपए दिए थे, आप मानो कि आप मुझे 10 रुपीज दिए थे, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। ये ऑल्टरेशन की तरह नहीं, ऑल्टरेशन में क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ पर शेयर का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कंपनी बोल रही है आपने मुझे 100 रुपए का, ये मान लो है मिस्टर एक्स, ठीक है, इन्होंने एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको 100 रुपए दिया था और एक शेयर होल्ड किया था, ठीक है, एक शेयर होल्ड किया था, क्योंकि इनके एक शेयर का वैल्यू 100 रुपए था। कंपनी इनको बुलाई और बुला के बोल रही है हमारा तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आप एक काम करो, आप ये मान लो कि मुझे 100 नहीं मुझे 10 रुपए दिए थे, और कंपनी ने क्या कर दिया, रिड्यूस्ड करवा दिया, ठीक है, रिड्यूस करवा दिया इनके वैल्यू को। और कितने से रिड्यूस कर दिया, 90 रुपीज से रिड्यूस कर दिया, तो कंपनी का प्रॉफिट 90 रुपीज का होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल तो लायबिलिटी है। अगर इन्होंने मिस्टर एक से 100 रुपए लिया था लेकिन उनको बोल रहा है कि मानो कि आपने 10 रुपए दिए थे, तो फिर उन कंपनी का तो प्रॉफिट है 90 रुपीज का। तो इसका एंट्री कैसे होगा, देखो इसका एंट्री इस तरीके से होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का कैपिटल था, मान लो एक ही शेयर होल्डर था, मतलब समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, एक तो नहीं होता है कंपनी का शेयर, लेकिन मान लो एक शेयर होल्डर था और कंपनी के पास 100 रुपए का कैपिटल था, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, इसको ये कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके अपना शेयर कैपिटल 10 रुपीज कर दिया, तो एंट्री हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, ठीक है, ये हो गया न्यू वैल्यू कंपनी के शेयर कैपिटल का, ये ओल्ड। और इसमें क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट हुआ कितने का, 90 रुपीज का, और उसको कंपनी कैसे एंट्री करेगी, उसको कंपनी एंट्री करेगी टू कैपिटल
रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन बोल के जो भी लिखना चाहो, कैपिटल रीऑर्गेनाइज, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन, जो भी लिखना चाहो वैसे लिखना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, मिस्टर एक्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला, कितना रुपीस, 90 रुपीस, वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, क्रेडिट कौन से अकाउंट में करना है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट कैसे हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन करके हुआ है। जैसे सेल करके होता है तो टू सेल्स लिखते हो, वैसे ही अगर प्रॉफिट रिकंस्ट्रक्शन करके हुआ है तो टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन लिखना पड़ेगा। और ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये शेयर अभी नहीं रहेगा। और ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि अभी इतना शेयर रहेगा और इस बीच में 90 रुपीस का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन लिखेगा। और इससे हमें एक चीज समझ में आता है, देखो जब भी हम लोग एंट्री करेंगे, अगर हमारा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन करते हुए एंट्री पास हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें यानी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी उसे क्रेडिट करेगी, और लॉस हो रहा है तो कंपनी उसे डेबिट करेगी। मतलब ये जो है ये नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करेगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल लॉसेस एंड गेन्स आर, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये देखो, इनकम और गेन जब भी होगा तो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट, और अगर लॉस और एक्सपेंस होगा उसे हमें कर देना है डेबिट। और ये हम लोग का नॉमिनल, अभी गेन हुआ क्योंकि 90 रुपीज कंपनी के लिए बेनिफिट है, तो ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग देखो क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखो इलास्ट्रेशन 1, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। बोल रहा है कि ऑन 31 दिसंबर 2001 बी लिमिटेड हैड 20,010 इक्विटी शेयर एज ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी जब लिस्ट, मतलब कंपनी जब अपने आप को फॉर्म करती है तो उन्हें लिखना पड़ता है कि उनका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि इससे ज्यादा शेयर वो पब्लिक में इशू करके पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती है। ठीक है, ये ऑथोरिटी के बाहर जाके काम नहीं कर सकेगी। मतलब कंपनी 20,000 शेयर्स 10 रुपीज वाला अगर इशू करना चाहती है तो कंपनी मैक्सिमम मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 20,000 जो है शेयर इशू करके 20,000 रुपीज का कैपिटल जनरेट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अगर इससे ज्यादा करना है तो फिर से उन्हें अपना ऑथराइज्ड कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा और उस लीगल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। एंड द शेयर्स वेयर ऑल इशूड, सारे शेयर्स उन्होंने पब्लिक में इशू कर दिए, ऑन विच 8 वाज पेड अप। मतलब कंपनी ने एक एक शेयर पे 10 रुपए लेने का सोचा था, लेकिन कंपनी क्या करती है, हमेशा पूरा 10 का 10 एक ही बार में मांग ले ऐसा नहीं करती, कभी कभी वो कम भी मांगती है। तो कंपनी ने कितना यहाँ पर मिला है, कंपनी को 8 पेड अप है, सारा शेयर्स 8 पेड अप है। ठीक है, मतलब 8 रुपए ही मिला है एक एक शेयर पे। इन जून 2002 द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइड टू सब डिवाइड, कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर्स को सब डिवाइड करेगी, हर एक शेयर्स को इनटू 2 शेयर्स ऑफ 5। ठीक है, ये क्या करेगी, एक शेयर इनका 10 रुपए का है, अभी क्या है, एक शेयर इनका 10 रुपए का है। अब कंपनी चाह रही है कि ये क्या करेगी, 2 शेयर्स बना देगी, एक शेयर्स का क्या करेगी, 2 शेयर बनाएगी 5-5 रुपए का। तो देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पहले एक नोट था 10 रुपए का, अब 2 नोट रखेगी 5 रुपए का, सीधा बात है, विथ 4 पेड अप। ठीक है, अगर 10 रुपए का शेयर में कंपनी का 8 पेड अप था, तो कंपनी बोल रही है 5 रुपए के शेयर में हम लोग 4 पेड अप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक शेयर का वैल्यू पूरा 5 होगा लेकिन 4 पेड अप होगा। इन जून 2003 फिर उसके बाद द कंपनी इन जनरल मीटिंग रिसॉल्व टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ 5 ईच। अब कंपनी बोल रही है अब हम लोग कंसोलिडेट करेंगे, पहले स्प्लिट कर दिया, अब बोल रही है कंसोलिडेट करेंगे 20 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। मतलब अब कंपनी क्या करेगी, 20 शेयर्स को ऐड कर देगी। ठीक है, और एक एक शेयर्स जो है वो 5 रुपीज का होगा, और यहाँ पर नहीं, एक एक शेयर 5 रुपीज का नहीं, सॉरी, कंसोलिडेट करेगी 20 शेयर्स को, जो कि एक एक शेयर 5 रुपए का है, क्योंकि पहले कंपनी का 10 रुपए वाला शेयर था, अभी कंपनी का 5 रुपए वाला शेयर है। और अभी कंपनी क्या करेगी, इस 5 रुपए वाले शेयर्स को कंसोलिडेट कर देगी। ठीक है, कितने सारे शेयर्स को कंसोलिडेट करेगी, 20 शेयर्स को, मतलब 5 रुपए वाले 20 शेयर्स को कंसोलिडेट करेगी ऐसे करके। ठीक है, 5 रुपए वाले 20 शेयर्स को कंसोलिडेट करेगी, मतलब एक शेयर का वैल्यू हो जाएगा अभी फिर कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। सोच के देखो,
अगर 5 करके 20 शेयर्स को ऐड कर देगी तो इसका मतलब एक शेयर बनाएगी, कंसोलिडेट करने का मतलब, यानी एक एक शेयर 100 रुपीज का हो जाएगा। पहले जो 10 रुपीज का था वो बना फिर 5 रुपीज, अभी वो बन जाएगा 100 रुपीज करके, ठीक है। ये कंसोलिडेट का मतलब देखो बोला है नंबर ऑफ शेयर्स है, देखो पढ़ के देखो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कंपनी इन जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ 5 ईच, मतलब एक एक शेयर्स जो 5 रुपीज का है उसे ऐसे 20 शेयर्स को ऐड करना चाहती है। तो ऐसे 20 शेयर्स को ऐड करने से 20 शेयर्स जो है 5 रुपए वाला हो जाएगा, यानी 100 रुपीज होगा एक शेयर्स का वैल्यू। और जो कि पहले 4 पेड अप था, अब इसे इनटू 1 शेयर्स ऑफ 100 ईच बता भी दिया है मैंने, तुम लोग को सिखाया भी कैसे कैलकुलेट होगा, बता भी दिया है। और पेड अप करेंगे 80 करके, ठीक है। जो पहले 10 पे 8 पेड अप था, फिर 5 पे 4 पेड अप था, अब 100 पे 80 पेड अप होगा। 80 पेडअप का देखो, पेडअप का मतलब ही है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोल रही है आपको 10 रुपए का शेयर लेना है लेकिन अभी 8 ही रुपए देना है, या फिर आपके पास जो 5 रुपए का शेयर है आपको उसका 4 रुपए देना है, मुझे भी पूरा पैसा नहीं देना है, 1 रुपए बाद में दीजिएगा। यहाँ बोल रही है 2 रुपए बाद में दीजिएगा, यहाँ बोल रही है 20 रुपए बाद में दीजिएगा। कंपनी अपने अकॉर्डिंग वो पैसा मांग सकती है, ठीक है। तो वो पेडअप फुल्ली नहीं करके पार्टली, इसे बोलते हैं पार्टली पेडअप। कंपनी शेयर होल्डर से पार्टली पैसा ले सकती है, फुल्ली नहीं लेके भी, और चाहे तो फुल्ली भी ले सकती है। पास एंट्रीज एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन नोट्स टू बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002 और 31 दिसंबर 2003। तो 3 बार चेंजेस हुआ है, और 3 बार में हमें क्या करना है, एंट्री करना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट को भी बताना है कि बैलेंस शीट हमें कैसे अपीयर करेगा, ठीक है। तो एंट्री बता देते हैं पहले, फिर बैलेंस शीट होगा टाइम तो वो भी बता देंगे। देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। सबसे पहला एंट्री देखो, कंपनी ने कब चेंज किया, फर्स्ट टाइम चेंज किया है जून 2002 में, तो एंट्री हो जाएगा हम लोग का जून 2002 में, ठीक है। क्या एंट्री होगा, कंपनी ने अभी क्या किया है, अपने मीटिंग में सब डिवाइड कर दिया है, एक शेयर को 2 शेयर 5 रुपए वाला, तो पुराना शेयर खत्म, तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, ये शॉर्टकट नहीं लिखना है, एग्जाम में तुम लोग को पूरा लिखना है, लेकिन अभी हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि इतना बार अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा हम लोग का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ओल्ड शेयर कितने का था, ओल्ड शेयर एक शेयर 10 रुपए वाला था, ठीक है, वो हमारे पास से चला जा रहा है। टोटल कितना था, 20,000 शेयर था 10 रुपए वाला, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर है, ये अगर नंबर नहीं होता इसके आगे रुपीज जरूर लगा हुआ रहता। 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है 10 रुपए वाला, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। लेकिन एक बात है कि ये 8 पेड अप है, देखो ये हम लोग का 8 पेड अप है, मतलब हम लोगों ने पब्लिक को बोला ये लो 10 रुपए का एक शेयर ले लो, ठीक है। मतलब पब्लिक क्या कर रही है, अगर पब्लिक को कंपनी में, कौन सा कंपनी है, बी लिमिटेड, अगर बी लिमिटेड में एक हिस्सेदारी चाहिए, एक शेयर चाहिए, तो उन्हें कितना रुपए देना पड़ेगा, उन्हें 10 रुपए का शेयर खरीदना है, लेकिन कंपनी बोल रही है अभी 8 रुपए देने से ही होगा। यानी कंपनी के पास एक शेयर पे कितना पैसा है, कंपनी के पास एक शेयर पे 8 रुपया है, कैपिटल 8 रुपया है, 10 रुपए से एंट्री मत कर दो, ये है टोटल वैल्यू, ठीक है, ये है टोटल वैल्यू। लेकिन कंपनी ने जितना मांगा है, कंपनी ने जितना मांगा है उतना ही उनका कैपिटल रेज होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जब बाद में 2 रुपए मांगेगा तब 2 रुपए रेज होगा। तो अभी 8 इंटू 2,000 रुपीज है कंपनी के पास, ये देखो सॉरी 20,000 इंटू 8 यानी कि 1,60,000, ये कंपनी का ओल्ड शेयर कैपिटल है। और कंपनी नया शेयर कैपिटल कितना जनरेट करना चाहती है, नया शेयर कैपिटल 5 रुपीज वाला जनरेट करना चाहती है, लेकिन उसमें भी 4 पेड अप करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब कंसोलिडेट का मतलब क्या है, वैल्यू हम लोग का चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू हम लोग का 1,60,000 ही रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेट हो या सब डिवाइडेड हो, ये सब डिवीजन है, सब डिवीजन में हो या कंसोलिडेशन में हो, वैल्यू हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब पहले कंपनी के पास 1,60,000 था, अभी भी कंपनी के पास 1,60,000 होगा। पहले कंपनी के पास 8 रुपए करके एक एक शेयर पे पैसा आया था, अभी 4 रुपए करके आएगा, ये हमें क्वेश्चन ही बता दिया। तो इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ कि अभी कंपनी का यहाँ पर कितना सारा नंबर ऑफ शेयर्स होगा, ये बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, वो तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, 40,000। हाँ 40,000 होगा, ये देखो 40,000। मतलब कंपनी ने
10 रुपए के शेयर को 5-5 रुपए का कर दिया, ठीक है। तो 20,000 की जगह फिर कंपनी को कितना शेयर इशू करना पड़ा, मतलब कितने शेयर में चेंज करना पड़ा, 40,000 में। सोचो, कंपनी बोल रही है पहले एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपए, ठीक है, अब हम बोलेंगे 5-5 रुपए का। अगर किसी के पास एक शेयर है, इसके पास पहले ये एक शेयर था, ठीक है, अब जब कंपनी ने स्प्लिट कर दिया, अब इसके पास 5 रुपए वाला 2 शेयर आ गया। तो पहले कंपनी के पास अगर 20,000 था, अभी उसका डबल हो जाएगा 40,000, और पहले 8 रुपए करके मिला था एक एक शेयर पे, अभी 4 रुपए करके मिलेगा, वैल्यू हमारा वही रहा। अब नैरेशन क्या लिखना है, नैरेशन हम लोग का हो जाएगा बीइंग द सब डिवीजन ऑफ 20,000 shares of ₹10 each, 8 paid up, 8 paid up, इसको पेड अप को यहीं पर लिखते हैं, इनटू 40,000 शेयर ऑफ ₹5 each, 4 पेड अप, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया है, सब डिवाइड किया है, 20,000 शेयर्स जो कि 10 रुपीज वाला था लेकिन 8 पेड अप था, उसे 40,000 शेयर्स 5 ईच 4 पेड अप में ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला एंट्री मैंने बता दिया कैसे हुआ। फिर उसके बाद देखो कंपनी ने क्या किया, जून 2003 में कंपनी ने कॉन्सोलिडेट कर दिया अपने शेयर्स को, ठीक है। तो इसका एंट्री करना पड़ेगा जून 2003 में। अच्छा, अभी कंपनी के पास नया कैपिटल ये है, तो जो भी चेंजेस क्यों ना हो, ये और नहीं रहेगा, यानी ये चेंज हो जाएगा। तो हमें करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, ₹5 वाला, लेकिन हम लोग का 4 पेड अप है, तो 40,000 इंटू 4 ये हम लोग का दिख रहा था बैलेंस शीट में चेंज होने के बाद। अभी कंपनी नया स्कीम ला रहा है, बोल रहा है कि हमें करना है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन पे उन्होंने एक एक शेयर का वैल्यू 100 रखा है, ठीक है, कंसोलिडेशन में 100 रखा है, लेकिन पेड अप कितना है, 80 है। अब हमें पता है कि इसमें हमारा टोटल वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला। अब हम लोग का पेड अप 80 है, तो कैपिटल भी 80 से ही जनरेट होगा। तो इसका मतलब 40,000 शेयर्स की जगह यहाँ कितना शेयर्स हो जाएगा बताओ। अगर एक शेयर पे 80 हमें रिसीव हुआ है, टोटल हमारे पास 1,60,000 है, तो कितने सारे शेयर्स थे, बोलो। अगर 2000, हाँ 2000, देखो 2000 शेयर्स हो जाएगा। देखो हमारे पास एक शेयर पे 80 रुपीज था, ठीक है, हम लोग के पास अगर 1,60,000 रुपीज ऐसा है, तो हमारे पास कितने शेयर्स होंगे, 2000 होंगे, यानी कंसोलिडेशन करने के बाद 40,000 शेयर्स हम लोग का 2000 शेयर्स में चेंज हो गया। अब इसका लिखना पड़ेगा नैरेशन, बीइंग कंसोलिडेशन ऑफ 40,000 shares of ₹5 each, 4 paid up, 4 paid up, 4 paid up यहां पर लिखेंगे into 2,000 shares of ₹100 each, 80 पेड अप। शेयर तो 100 का है, लेकिन पेड अप वैल्यू ही तो हमारा कैपिटल जनरेट करेगा, ठीक है, 80 पेड अप, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब इसका हमें यहाँ पर देखो बोला है कि इसका 31 दिसंबर और 31 दिसंबर 2003 का भी हमें करने के लिए बोला है, ठीक है। एंट्री तो ये 2 ही होगा। अब हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बैलेंस शीट हम लोग का बनेगा 31 दिसंबर 2001 का, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2001 का कैसे बनेगा, यहाँ पर दिखाते हैं। अच्छा, हम लोग को क्या दिखाने बोला है पता है, बोल रहा है कि कैपिटल शो शेयर कैपिटल विल अपीयर इन नोट्स टू बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट के नोट्स में ये कैसे दिखेगा ये हमें बताना है। तो नोट्स टू अकाउंट्स जो होता है उसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू बैलेंस शीट ही लिखते हैं क्योंकि इन्होंने बैलेंस शीट लिखा है।
एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया कि नोट्स में दिखाया। हाँ ये देखो नोट्स में ही दिखाया है, ठीक है। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है ना, उसमें अलग से नोट्स बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें नोट्स टू अकाउंट्स में जैसे दिखेगा वही बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो नोट्स टू बैलेंस शीट, तो सबसे पहला बन रहा है एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2001, ठीक है। 31st ऑफ दिसंबर 2001 का हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, ये लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग का क्या दिखेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल के अंदर आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिससे कंपनी अपने को रजिस्टर करती है जितने कैपिटल से। तो इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना रहा, इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है ये देखो 20,000 एट द रेट ऑफ 10। तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी हो जाएगा 2 लाख। इसे क्लोज कर देना है, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल कभी भी ऐड नहीं होगा किसी के साथ भी, क्योंकि ये लिमिट है कि हाँ ये कंपनी इतना शेयर जो है मार्केट से जनरेट कर सकती है। अब इसके बाद क्या आता है, शेयर कैपिटल का नेक्स्ट पॉइंट आता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये क्या होता है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इशूड मतलब कंपनी ने जितना उसका ऑथोरिटी था उसमें से कितना इशू किया। कंपनी मैक्सिमम 20,000 इशू कर सकती, उससे कम कर सकती, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अब जितना इशू किया है जरूरी नहीं है उतना ही सब्सक्राइब हुआ, अगर हो गया तो उसे बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। अब जितना सब्सक्राइब किया है पूरा, मतलब मान लो तो यहाँ पर तो बोला है फुल्ली सब्सक्राइब, कंपनी ने 20,000 शेयर था ऑथराइज और कंपनी ने सारे इशू कर दिए और सारा जो है सब्सक्राइब भी हो गया है, लेकिन पेड अप जो है पर शेयर पे 2 रुपए करके बाकी है, क्योंकि 8 पेड अप है, ये पहला वाला कंडीशन बोल रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20,000 शेयर्स इशूड भी है सब्सक्राइब्ड भी है ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए वाला जो शेयर है, एंड 8 पेड अप। लेकिन पेड अप कितना है, 8 रुपीज है, 8 पेड अप, यानी कितना हो जाएगा 1,60,000, 20,000 इंटू 8 यानी हो जाएगा 1,60,000। ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 31 दिसंबर 2001 का नोट्स बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा वो हम लोगों ने बनाया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा बना सकते हैं, यहाँ पर 31 दिसंबर 2002 का बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 31 दिसंबर 2002 का कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें भी सेम तरीके से सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे पास तो और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसे ही लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड में क्या आ जाएगा, तो इनका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। अच्छा देखो, अब अगर इन्होंने अपने शेयर कैपिटल को 20,000 से 40,000 कर दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स को स्प्लिट करने के बाद, तो इनको ऑब्वियसली अपने ऑथराइज्ड कैपिटल का नंबर 20,000 से 40,000 करवाना पड़ेगा। तो ऑथराइज्ड में अगर तुम लोग 20,000 लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लिया है। तो पहले इनके पास 20,000 शेयर्स था, अभी इनके पास 40,000 शेयर्स है, यानी ऑथराइज्ड में लिखना पड़ेगा 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज। अब ये वैल्यू भी 5 है, 10 मत लिख दो, 5 रुपीज वाला, यानी कितना हो जाएगा 2 लाख है, 2 लाख ही, लेकिन इसका फॉर्मेशन चेंज हो गया। और इसमें इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ये कितना होगा, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। देखो यहाँ पर 40,000, ये देखो 40,000 ही है, इसमें से हमें कुछ कम ज्यादा बोला नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, 4 पेड अप, ठीक है। 5 रुपीज वाला है जो 4 पेड अप है, तो कितना हो जाएगा 1,60,000। ये हो गया हम लोग का सेकेंड बैलेंस शीट का, मतलब नोट्स का प्रेजेंटेशन। और उसके बाद और एक बार प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है इसके बाद 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2003। इसमें क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे वही शेयर कैपिटल, जैसे प्रेजेंटेशन करते हैं शेयर कैपिटल, इसमें आ जाएगा ऑथराइज्ड,
ऑथराइज्ड में हम लोग का कितना होगा। अभी हम लोगों ने क्या चेंजेस कर दिया है, ये 2000 शेयर्स जो है 100 रुपीज वाला है, ठीक है, पेड अप 80 है लेकिन 2000 शेयर्स 100 रुपीज वाला, तो ऑथराइज्ड कितना लिखेंगे, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो भी हम लोग का ओवरऑल तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी नॉर्मल वैल्यूज मतलब जो यहाँ पर चेंजेस हो रहा है स्प्लिट और कंसोलिडेशन के वजह से, वो तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप भी लिख देते हैं। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, तो कितना इशू है 2000 का 2000, कितना सब्सक्राइब्ड है 2000 का 2000 ही सब्सक्राइब्ड है। इक्विटी 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, लेकिन पेड अप कितना है 80 पेड अप, ठीक है, 80 पेड अप यानी 1,60,000, ठीक है। ये हम लोग का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट में हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट के नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, कंपनी का जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होता है उसमें नोट्स बनाया जाता है। नोट्स में हमें जो लिखने का प्रोसेस है उसके हिसाब से ऐसे लिखना पड़ता है, पहले ऑथराइज, फिर इशू, सब्सक्राइब, पेड अप, इस तरीके से चलेगा। तो ये हम लोग का देखो ऐसे प्रेजेंटेशन करने बोला है तो वैसे ही हम लोगों ने कर दिया। इलस्ट्रेशन 1 हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन तुम लोग का, इस सेम तो नहीं है शायद, थोड़ा इधर उधर होगा, पता नहीं मुझे। यहाँ पर स्टॉक से शेयर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है और उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला है। तो इलस्ट्रेशन 2 जो है और इलस्ट्रेशन 3 जो है, ये दोनों ही तुम लोग कर सकते हो होमवर्क में। ये देखो, नहीं इलस्ट्रेशन 3 नहीं कर पाओगे, उसमें कंप्लीट क्वेश्चन है, वो जब तक हम नहीं बताएंगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2 जो है ये होमवर्क में तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं इलस्ट्रेशन 2, ठीक है, ये हम होमवर्क देते हैं। इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन 3 कर पाएंगे। तो पहले ये वाला होमवर्क कर सकते हो और ये वाला एक बार देखना पड़ेगा। तो पूरा चीजें एक बार देखना पड़ेगा, बिल्कुल नया है, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।